भी पता हो। तो सबसे पहले कि अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या? जो आयंस में ब्रेक होते हैं, जो आयंस में ब्रेक्स हो जाते हैं। तो द कंपाउंड विच ब्रेक्स इनटू आयंस। अब ये कितने टाइप के हो सकते हैं? अब इलेक्ट्रोलाइट को हम EL लिखेंगे। तो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में अगर आपने ऐसे तो आप देखोगे तो दो टाइप के होते हैं, आप झट से बोल दोगे एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन उसके पहले एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, ट्रू इलेक्ट्रोलाइट एंड पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। क्या मतलब है इसका? अच्छा दिखाई दे रहा है, मैंने कुछ ज्यादा ही लाइट ले लिया क्या? नहीं दिख रहा है मैम, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। ओके ओके। ट्रू इलेक्ट्रोलाइट, इसका क्या मतलब है बेटा? ट्रू इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? जो असली में ब्रेक होता है। देखो इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपकी कंडक्ट करते हैं ना। आयंस में टूटे गए हाँ। तो आयंस में हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने ट्रू बोला है, इसका क्या मतलब है? कटा है। जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कुछ नहीं बता पा रहे हो तो मुझसे पूछो, एग्जैक्ट नहीं पता है तो। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं अपनी मोल्टन एज वेल एज एक्वस कंडीशन दोनों में, उसे हम बोलते हैं ट्रू इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ऐसे इलेक्ट्रोलाइट विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स मोल्टन स्टेट। जैसे कि आपने NaCl की मोल्टन स्टेट देखी, तो वो अपन ने देखा ना कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो फ्यूज्ड कंडीशन में और एक्वस कंडीशन दोनों में ही क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम ट्रू इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है ना? द इलेक्ट्रोलाइट विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मैम ये अभी लिखना है सारा कि आप भेजेंगे बाद में? स्क्रीनशॉट लेते जाना, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है तो मेरे पास इसके बहुत मतलब ऐसे ना कि मैंने कभी इस पे नोट्स बनाए नहीं, क्योंकि ये क्लास में ऐसे ही बता देते ना इन जनरल। इन मोल्टन सॉल्यूशन एज वेल एज aqueous solution is known as true electrolyte। दूसरा होता है मेरे पास में पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा इसके एग्जाम्पल की भी यही बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जनरली जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं, है ना, ये आपके ट्रू इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हो जाएगा? पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कि सिर्फ मोल्टन स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, सॉरी एक्वस स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, मोल्टन स्टेट में नहीं करेंगे। डिफरेंस समझ में आया कि ये अपनी मोल्टन स्टेट एज वेल एज एक्वस कंडीशन दोनों में ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकते हैं। बट जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये इसकी एक्वस कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे लेकिन मोल्टन स्टेट में नहीं करेंगे। तो हम बोलेंगे द इलेक्ट्रोलाइट विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in its only aqueous solution, not in molten state, are known as potential electrolyte। ये तो एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं हमारे? जैसे
अपने परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो जिसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जैसे HCl की अगर मैं बात करूं तो इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है कि कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है HCl में? आयनिक। नहीं, कोवेलेंट ज्यादा। इसमें तो 17% ही आयनिक कैरेक्टर होता है बेटे। आयनिक कैरेक्टर निकालने का एक फार्मूला भी था और ये HCl की परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए क्वेश्चन भी दिया था। ठीक है, तो ऐसे ये क्या है कि आपके HCl हो गया या फिर आपका एसिटिक एसिड हो गया, H2SO4 हो गया, ये जो कंपाउंड्स होंगे ये अपनी खुद की मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर मैं इन्हें वाटर में डाल देती हूँ तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाते हैं। तो इसलिए एग्जांपल क्या आ जाएंगे, HCl हो गया आपका, एसिटिक एसिड हो गया, H2SO4 हो गया। अगर ऐसे रखे और इनको मोल्टन स्टेट में लेके आए तो ये कभी भी अपनी मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर वाटर में डाल देते हैं तो फिर ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं और आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाते हैं। तो अपना ये पहला था कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि ट्रू इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट तो सबको पता होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। लिया मैंने। फिर है हमारे पास में स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ बात कर लेते हैं, सबको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हो जाएगा, जो 100% आयोनाइज हो जाते हैं ना, 100% आयोनाइजेशन टेक्स प्लेस, उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें एग्जांपल में हम क्या बोल सकते हैं, जो आपके ट्रू इलेक्ट्रोलाइट है वही क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएंगे। फिर आता है हाँ हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हो जाएगा, जो 100% आयोनाइज नहीं होते हैं, 100% नहीं होंगे तो फिर क्या होंगे, पार्शियल होंगे। तो जो पार्शियल आयोनाइजेशन टेक्स प्लेस। क्लियर? तो इसके लिए मेरे पास में अब अपन थ्रू आउट जो बात करेंगे मतलब इस चैप्टर में, वो हम बात करेंगे कि किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। हम बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होगा, जो कि दो आयंस में डिसोसिएट हो। इलेक्ट्रोलाइट विच ब्रेक्स इनटू टू आयंस। ओवरऑल पूरे मतलब 99% केसेस में हम बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, जैसे NaCl, AgNO3, ये। नहीं तो अगर मैं इसमें Ag3PO4 की बात करूं तो ये कौन से टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, कितने आयंस देगा ये समझ गए ना, दो आयंस मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहाँ पे Ag3PO4 कितने आपके आयंस दे देगा, 6 आयन। हैं कैसी बातें करता है तू। सिक्स आयन का 4 में नहीं, 4 आएगा, 4 आएगा। 4 आएंगे, 4 आयंस देंगे। तो अब हम बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही, तो जो भी बात आएगी हम इलेक्ट्रोलाइट में बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट लेके काम करेंगे आगे जाके। तो अगर आपको इक्विलिब्रियम लिखना पड़े, मैम स्क्रीनशॉट रह गया। ओहो वो मुझे आदत नहीं है ना। अच्छा कुछ हो सकता है क्या इसमें, अंडू करके देखो एक बार। ओके मैम आप रिकॉर्डिंग कर रहे आ गया, हाँ ओके ओके। हो ना? रिकॉर्डिंग मैम वो मैंने पिछला stop- वाला भी। हाँ हाँ ठीक है, हो गया हो गया, मैंने लिया था। ठीक है। हाँ मैम हो गया। अब देखो, अब ध्यान से सुनना है ना। अब हमें बात करनी है इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एग्जाम्पल NaCl। और ऐसा है कि अभी मान के चलते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, Na पॉजिटिव और Cl माइनस पे ब्रेक होती है ना, एक्वस कंडीशन ही रहेगी। तो पहले इसका जो T0 पर
कंसंट्रेशन C था, इसका 0 और इसका 0। फिर क्या होगा, क्या मैं T इक्विलिब्रियम पर इसे C माइनस एक्स लिख सकती हूँ, जैसा अपन लिखते हैं? हाँ। C माइनस एक्स लिखेंगे क्या? नहीं मैम, एक्स बेटा इसे हम C माइनस एक्स नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और अभी बताया है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसमें 100% आयनाइजेशन हो जाता है। तो 100% ये Na+ और Cl- में ब्रेक हो गया, तो इसकी कंसंट्रेशन तो 0 हो गई ना। हाँ, तो यहाँ पे K इक्विलिब्रियम अगर मैं देखूं तो आप क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ Na+ कंसंट्रेशन ऑफ Cl- डिवाइडेड बाय क्या करोगे, कंसंट्रेशन ऑफ NaCl। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या आने वाला है, C²/0। हो सकता है क्या पॉसिबल? नहीं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम इक्विलिब्रियम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है? पहली बार। अब यहां से हमेशा ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम में अगर हम बात कर रहे हैं तो किसकी बात करेंगे, वीक की, क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा। कभी भी आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं लोगे। अगर लोगे तो फिर क्या इन्फिनिटी हो जाएगा वो तो, और इन्फिनिटी का यहाँ पे तो हमारे पास में मतलब पॉसिबल ही नहीं ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम क्या चाहिए, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये तो आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ये तो मैंने ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा था। क्लियर? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया? हाँ मैम। तो अब हम ओवरऑल बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो यहाँ पे लिखते हैं इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे पार्शियल डिसोसिएशन होगा, तो अभी मैंने माना कोई AB है और ये ब्रेक हो रहा है आपका A+ B- में। तो इनिशियली यहाँ पे T0 पे, अब सेम वैसा ही जैसा अपन केमिकल इक्विलिब्रियम पे करते थे, इसकी कंसंट्रेशन आप C मान लो, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। तो अभी क्या हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे हो जाएगा C माइनस एक्स, ये x, ये x। तो हम K इक्विलिब्रियम क्या लिखेंगे, K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू x² अपॉन C माइनस एक्स। बोलो हाँ या ना? हाँ मैम। सेम वैसा ही है ना, इसमें कोई अलग चीज नहीं आएगी। अब जैसे हम वहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करते थे, सेम वैसे ही है कि हम यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को एक नए नाम से जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे आयोनाइजेशन हो रहा है, तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है ना, है दोनों एक ही। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वहां पे हम क्या बोलते थे कि एक मोल में से कितना मोल, कितना फ्रैक्शन आपका डिसोसिएट हो गया है ना। तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी डेफिनेशन, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो अल्फा से ही यहाँ पे डिनोट करेंगे हम डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को। तो क्या हुआ, हो जाएगी यहाँ पे टोटल आपके मतलब जितनी कंसंट्रेशन है उसमें से सपोज कि x मोल आपके, जैसा वहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को करते थे वैसे ही आप यहाँ पे करोगे। तो जैसे मैंने कहा था कि रिएक्टेंट साइड हमेशा A1 - अल्फा मान लो, है ना, और उधर मैं बोलती थी A अल्फा मान लो प्रोडक्ट साइड। तो सेम अगर मैं यहाँ पे अल्फा के लिए बात करूं तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, आपके पास में AB और इसके लिए आपको A+ + B-,
तो यहां से मैं क्या बोल सकती हूँ, C इंटू 1 माइनस अल्फा, C अल्फा C अल्फा। तो यहाँ पे मेरे पास में K इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा, C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास में C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्लियर? हाँ तो अब मैंने जैसे ही पहले बोला कि हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे। तो जितने भी बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट है सबके लिए ये आपका यही फॉर्मूला आने वाला है। तो बार बार आपको कुछ अलग से नहीं करना है, नहीं आपको डिराइव करना है। इसमें फॉर्मूले बहुत है, फॉर्मूले की अलग से ही आप लिखते जाना कि जैसे कि ये एक फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, तो आपको याद रखना है और याद रखने के लिए अलग से लिखते जाना है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा फॉर्मूले आने वाले हैं। तो फॉर एवरी बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट मैम हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे मेरे पास आयोनाइजेशन की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे बहुत सारे, वहां जब केमिकल इक्विलिब्रियम में मेरे पास में सिर्फ दो ही कांस्टेंट आ रहे थे आपके, केसी और केपी, है ना, दो ही इक्विलिब्रियम आ रहे थे। यहाँ पे आपके पास में बहुत सारे इक्विलिब्रियम आने वाले हैं भैया। अगर आपने एसिड का आयोनाइजेशन करा तो उसके टर्म्स में हम बोलेंगे एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बी, अगर आपने बेस का करा है तो आप बोलोगे बेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वाटर का हाइड्रोलाइसिस करा तो KW। तो इस तरह से यहाँ पे आपको रहेगी वही चीजें, वही कॉन्सेप्ट, वही कि टेम्परेचर पर ही चेंज होता है, बाकी और जगह चेंज नहीं होता है। वही कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ पे आपको अप्लाई होंगे। तो अगर ऐसा लगता है कि आपको थ्योरी उधर से पढ़ते जाना है साथ में, तो पढ़ते ही जाना है ना, क्योंकि सिर्फ सिलेबस मेरी तरफ से कंप्लीट होता है उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी तरफ से भी बस हो ही गया है, क्लास में पढ़ लिया मतलब पढ़ लिया, अलग से नहीं पढ़ना है। नहीं तो फिर यहाँ पे दिक्कत आने वाली, और इसको पढ़ाया ही पहले मैंने इसलिए है। नहीं तो अभी ये कहाँ से आ गया C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, यही देखते रहते हैं अपन, है ना। तो अब हम यहाँ पे एसिड के लिए करेंगे आयोनाइजेशन ऑफ एसिड। तो एसिड आपको कौन से टाइप का लेना है, ऐसा एसिड जो कि जनरली आपका वीक हो, पार्शियल डिसोसिएशन दे। जैसे एसिटिक एसिड की मैं अगर बात करूं तो आपका ये वीक ही होता है ना, CH3COOH। ये किस में ब्रेक होगा बेटा, ये ब्रेक होगा हमारा CH3C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस H पॉजिटिव। अब पता है यहाँ पे एसिड और बेस और इन सबको पढ़ने के लिए हमें एसिड बेस की थ्योरी के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। वैसे आपको पता ही है कॉन्सेप्ट की, अहर्नियस एसिड क्या होता है, अहर्नियस बेस क्या होता है, ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होता है, ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होता है। इसके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन उस पर बेस्ड ऑन भी आ जाते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा रिकॉल भी करा दूंगी, जब तक इसको देखो आप। हम इसे कैसे लिखेंगे, सीधे मैं अल्फा के टर्म्स में बात करने वाली हूँ, है ना। तो मैंने कहा बाइनरी है, तो बाइनरी के लिए फॉर्मूला क्या आएगा आपका, वही आएगा। आप इससे क्या लिख सकते हो, 1 माइनस अल्फा, इसे आप C अल्फा लिखो आयोनाइजेशन में। तो K इक्विलिब्रियम यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो जब भी क्वेश्चन आए आपके डिसोसिएशन ऑफ एसिड के लिए, तो आपको यहाँ पे K इक्विलिब्रियम या फिर जैसे अल्फा वगैरह भी निकालना हो तो फटाक से ये फॉर्मूला याद रखना। बस डिफरेंस ये आ जाएगा कि यहाँ पे K इक्विलिब्रियम की जगह हम लिखेंगे Ka। K मतलब क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड, बस। ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। इन द सेम मैनर यहाँ पे हम बात करेंगे आयोनाइजेशन ऑफ बेस। तो NH4OH लिया आपने, ये किस में डिसोसिएट होगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH माइनस में।
तो इसके लिए भी आपका फॉर्मूला क्या आएगा, सेम ही आएगा, लेकिन आप वहां पे के इक्विलिब्रियम की जगह क्या लिखोगे, के बी और सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये तो आपकी सिंपल चीजें हो गई। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं कि आयरनियस एसिड कौन सा होगा, जैसे कि अगर तुमसे किसी ने पूछा कि NH4OH है, तो ये तो क्या है, आपका बेस है ना, तो कौन सा बेस है, आप इसको क्या आयरनियस बेस बोलोगे या ब्रॉन्स्टेड बेस बोलोगे, कौन सा बेस बोलोगे, कौन सा बेस है ये, तो वो थ्योरी भी पता होनी चाहिए। आर्हेनियस आयरनियस ने क्या बोला था, आयरनियस OH माइनस डोनेट करने वाला बेस और H प्लस नॉर्मल डोनेट नॉर्मल करने नॉर्मल बताए, क्या क्या क्या, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, अपने को ज्यादा उलझना नहीं है। मतलब जो एसिड मतलब वो होगा जो H प्लस डोनेट करेगा, वही ना। H प्लस, अरे हाँ, लेकिन एक कंडीशन थी, एक कंडीशन थी उनकी। आयरनियस एसिड अगर कोई बोले तो ऐसा कंपाउंड, OH के ऐसा अलावा कंपाउंड ऊपर है ना, कोई भी कंपाउंड जो वाटर में H प्लस देता है या एक्वस कंडीशन में H प्लस देता है, वो आयरनियस एसिड कहलाएगा। और जो एक्वस कंडीशन में OH माइनस लेता है वो बेस कहलाएगा, आयरनियस बेस। ठीक है, हाँ। हाँ ये ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी ये और कुछ नहीं मिलता है, एकदम बेसिक चीजों पे जाते हैं ना वो लोग, तो ये पूछ लेते हैं और फिर उसके बाद में हमें ये भी नहीं आता है, सबसे बड़ी बात तो ये होती है। फिर एक होता है आपका ब्रोंस्टेड एसिड बेस थ्योरी। इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रोटॉन डोनर, बात वही है, लेकिन ये एक्वस कंडीशन में H प्लस दे रहा है, इन्होंने सिर्फ इतना बोला जो प्रोटॉन डोनर होता है वो क्या कहलाता है, एसिड। और जो प्रोटॉन हाँ, एक्सेप्टर होगा वो बेस। ठीक है, और एक हम अपनी थ्योरी जो कि अपन ने ऑर्गेनिक में बहुत यूज करते हैं, लोइस एसिड बेस थ्योरी। तो उससे तो हमें क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड है ना, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस। ये तीन थ्योरी है, बस इसकी एक एक लाइन ही याद रखना है, अपने को ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं समझना है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हो गया। अब देखो यहाँ पे मुझे जो क्वेश्चन आता है वो आता है कॉन्जुगेटेड एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कॉन्जुगेटेड एसिड एंड कॉन्जुगेटेड बेस थ्योरी। अगर आपसे कोई पूछे HCl का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, तो बट ऑब्वियस है कि ये खुद क्या है, एसिड है, तो इसका क्या बनेगा, बेस बनेगा। तो HCl का कॉन्जुगेट बेस कौन होगा, तो अभी बोला कि Cl H माइनस प्लस निकल गया, जब H प्लस माइनस हो जाएगा उसके बाद में जो बचेगा, यहाँ पे जो Cl माइनस बन रहा है, यही इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा। अगर आपसे किसी एसिड का बेस पूछे, कॉन्जुगेट बेस पूछे, तो आप क्या करोगे, H प्लस हटा दो। ठीक है, अरे हाँ, आई ना बात समझ में। अगर हमसे कोई पूछे हाँ। CH3COOH एसिटिक एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस कौन होगा, तो इसका कॉन्जुगेट बेस आपका CH3 C माइनस होगा। हाँ, अगर NH4OH है
और ये तो पता है कि NH4OH क्या होता है, हमारा बेस होता है। तो अब इसके लिए क्या पूछेगा वो, कॉन्जुगेट एसिड। तो अगर कोई मेरे पास में बेस है और उसके कॉन्जुगेट एसिड पूछता है तो आपको बेस क्या करेगा। अब अगर OH माइनस अहर्नियस देगा। बेस पूछा है, अहर्नियस बेस, तो ये अहर्नियस बेस होगा सबसे पहली बात तो ये। क्यों अहर्नियस OH बेस क्यों माइनस होगा, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस दे देगा। ठीक है। हाँ, तो मेरे पास में जो एसिड बनेगा इसका वो क्या बनेगा, NH4 प्लस बनेगा। अगर आपके पास में NH3 है, अब NH3 क्या है बेटा, ना तो इसके पास में OH देने के लिए है, हाँ तो ये आपका अहर्नियस बेस नहीं हो सकता है, क्योंकि अहर्नियस बेस के अकॉर्डिंग तो क्या होता है, जो OH माइनस देता है। अब इसमें OH माइनस देने के लिए नहीं है, तो लुईस ये बेस हमारा कहलाएगा ब्रॉन्स्टेड बेस। ब्रॉन्स्टेड बेस के लिए क्या था, प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन एक्सेप्टर। हाँ, तो ये क्या करेगा, ये H प्लस लेगा और ये बनाएगा आपका NH4 प्लस। NH4 तो कॉन्जुगेट बेस तो सेम बनेगा, लेकिन अगर आपको पूछ लिया कि ये क्या कहलाएगा, क्या ये अहर्नियस बेस कहलाएगा NH3, तो आप बोलोगे नहीं, ये अहर्नियस बेस नहीं हो सकता, क्योंकि अहर्नियस बेस के लिए क्या चाहिए मुझे, उनके अकॉर्डिंग, उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग मुझे OH चाहिए था, क्योंकि मेरे पास नहीं है। अगर आपसे वो बोले RNH2, तो ये क्या होगा, अहर्नियस बेस होगा क्या, नहीं, अगेन नहीं। लेकिन ये क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो, और इसके ऊपर लोन पेयर भी है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये लोन पेयर देगा, तो लुईस बेस भी हो सकता है ना। हाँ तो RNH3 प्लस बना देगा, जैसे पायरिडीन। ये क्या होगी, ये कौन सी बेस होगी, ब्रॉन्स्टेड। ब्रॉन्स्टेड बेस होगी। अब एसिड जो है वो किसकी तरह काम करता है, H प्लस डोनेट कर। दोनों की तरह काम करेगा ना, एसिड और बेस दोनों की तरह काम करता है, लोन पेयर है तो अगर आपसे कोई बोले कि H2O का कॉन्जुगेट बेस OH माइनस है, इसका मतलब अभी H2O किसकी तरह वर्क कर रहा है, एसिड एसिड की एसिड तरह की तरह। काम कर रहा है, तो ये आपका एसिड हो जाएगा। अगर हम आपसे बोलें कि H2O का कॉन्जुगेट एसिड H प्लस H3O प्लस है, H3O तो अभी ये किसकी तरह काम कर रहा है, बेस। बेस की तरह काम कर रहा है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आपको वहां पे जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कराते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, हाँ। तो अब हम बात करेंगे आयोनाइजेशन ऑफ ब्रॉन्स्टेड बेस का। तो जैसे कि इसके पहले मैंने बताया था कि डायरेक्टली मैंने NH4OH का डिसोसिएशन कर दिया था, है ना। लेकिन अगर आपके पास में अमोनिया है, मैम स्क्रीनशॉट। अच्छा रुक जा अंडू करते हैं तो आएगा क्या कुछ, पता नहीं, ट्राई। आ गया। हो गया। अगर हमें आयोनाइजेशन ऑफ ब्रॉन्स्टेड बेस करना है, तो यहाँ पे मुझे NH3 के साथ में वाटर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जनरली जब वाटर ऐड करेंगे तो आपके पास में होगा क्या, जब मैं अमोनिया में वाटर ऐड करूंगी तो इनडायरेक्टली ये NH4OH में चेंज होगा, फिर NH4OH है वो डिसोसिएट होगा आपका NH4 प्लस
एंड OH माइनस में। तो इन डायरेक्टली यहाँ पे हम रिएक्शन ऐसे लिखते हैं, NH3 प्लस वाटर, इट विल प्रोड्यूस NH4 प्लस प्लस OH माइनस। तो यहाँ पे जो अमोनिया है ये आपका क्या है, ब्रोंस्टेड बेस, वाटर आपका ब्रोंस्टेड एसिड हो जाएगा। तो ये क्या होगा इसका अमोनिया के लिए, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया। और OH माइनस क्या हो जाएगा आपका, कॉन्जुगेट बेस ऑफ वाटर। क्लियर? हाँ तो अब मुझे इसके लिए K इक्विलिब्रियम लिखना है, तो क्या करूंगी, कितने आयंस दिए, 2 आयंस दिए, बाइनरी है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको पहले बता दिया कि जितने भी बाइनरी कंपाउंड्स होंगे उनके लिए एक ही फॉर्मूला आएगा। इसे आप क्या लिखोगे, C/1 माइनस अल्फा C अल्फा, सेम वही आएगा। इसके वाटर के ऐड होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ पे यही लिखोगे C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे भी मेरे पास में KB ऑफ अमोनिया, या हम लिखें KB ऑफ सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दोनों ही सेम होगा। क्लियर है? हाँ हाँ, क्योंकि जनरली फिर हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर H2O का भी कुछ कुछ ऐड करने लग जाते हैं। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। तो ये तो आपका एक बेसिक वो था, इंट्रोडक्शन। आगे हाँ, बढ़े। हो गया। हाँ हाँ भाई, अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा एक थ्योरी, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन थ्योरी। मैम इधर से नोट्स भेजोगे ना? कहाँ से बेटा? इधर से हाँ, ओस्टवाल्ड से आ जाएंगे ना, यहाँ तक नहीं थे मेरे पास। हाँ हाँ, हाँ क्योंकि ये क्या बहुत ऐसे लिखने वाली बातें नहीं है ना ये तो। अब हम यहाँ पे वही वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही बात करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली इन्होंने क्या कहा था, ताम झाम वही करने हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट को आपको पहले ब्रेक करना है A प्लस प्लस B माइनस में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, C/1 माइनस अल्फा, यहाँ पे C अल्फा, यहाँ पे C अल्फा, वही है। अब उन्होंने आगे कंडीशन रख दी, मतलब यहाँ से तो वहीं तक जो बताया है K इक्विलिब्रियम आपका C अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा, यहाँ तक की कहानी तो कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ से इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ चीजें बोली। अब डाइल्यूशन से यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है कि आपने डाइल्यूट किया होगा, है ना? हाँ हाँ, तो यहाँ पे अगर आप बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दो, कि आपने जो कंपाउंड लिया है AB, उस AB को आपने खूब डाइल्यूट कर दिया, इसके 10 ग्राम लिए और आपने इसको पता नहीं कितने लीटर में मिला दिए, 1000 2000, हाँ मतलब बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया। सपोज 2000 भी नहीं, 50,000। समझ रहे भावनाओं को, कि एक चुटकी नमक को आपने बहुत सारे पानी में मिला दिया। इसका क्या मतलब है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट। बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो गया। तो यहाँ पे जो आपकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होगी, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होगा, 0 के करीब। 10 × 0। मतलब ये हो जाएगा कि जो अल्फा का वैल्यू है वो बहुत कम हो जाएगा, बहुत, हाँ है ना? अल्फा का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जब आपके पास में ये कंडीशन है, इफ
अल्फा, ये अल्फा है, ये बहुत कम है, तो क्या मैं 1 माइनस अल्फा को 1 मान सकती हूँ? हाँ तो जब मैंने इसको 1 माइनस अल्फा को 1 माना, तो मेरे पास में जो कंडीशन आई वो क्या आएगी? के इक्विलिब्रियम इज इज इक्वल टी अल्फा स्क्वायर आएगी। टू तो यहां से मैं अल्फा को क्या अंडर रूट के इक्विलिब्रियम अपॉन सी लिख सकती हूँ। हाँ तो यहाँ पे मेरे पास में जो अल्फा और कंसंट्रेशन है उसमें रिलेशन क्या आया? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज, ये रिलेशन आया स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ तो यही इन्होंने बताया था ओस्टवाल्ड ने। इनके अकॉर्डिंग, इन थ्योरी के अकॉर्डिंग, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट is inversely proportional to square root of concentration. Clear? हाँ मैम। ये इनका हाँ। मतलब ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन थ्योरी ने क्या कहा था कि जो आपकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट या वीक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट है ना, क्योंकि बाइनरी के लिए ये फॉर्मूला यूज होता, तो वीक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। क्लियर? हाँ मैम। तो अब यहां से हमारे पास में जो फैक्टर अफेक्टिंग होंगे, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या DOI डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो पहला हमारा है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से यहाँ पे समझ में आता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या आपका, क्योंकि हमने कहा है कि अगर आपके पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो 100% आयोनाइजेशन होगा, और अगर आपके पास में वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो पार्शियल आयोनाइजेशन होगा। इसका मतलब ये है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे अल्फा मैटर करेगा ना, अल्फा मतलब इफेक्ट होगा ना। हाँ। दूसरा है हमारे पास में नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट से क्या मतलब है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अरे सॉल्वेंट आपके पास में अब ये तो है कि पोलर ही होना चाहिए। अरे लाइक डिसॉल्व लाइक सुना अपन ने, और अपने को आयोनाइज करना है तो ये तो पक्का है कि अगर डिसोसिएशन हो रहा है मतलब आयंस में डिसोसिएट हो रहे हैं मतलब वो पोलर सॉल्वेंट तो है। हाँ। लेकिन पोलर में से कौन कितना ज्यादा पोलर है और कौन कितना ज्यादा पोलर है, ये बात किसके ऊपर डिपेंड करती है? भूल गए? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पे आयंस है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Q1 अपन Q2 अपन R स्क्वायर, ये तो वैक्यूम में होता है ना, तो Q1 इंटू Q2 अपन के आर स्क्वायर। ये क्या होता है K? यहाँ पे K क्या है यहाँ पे? कैसे? अरे भूल गए? केमिकल इक्विलिब्रियम में भी बात आई थी, और केमिकल इक्विलिब्रियम बोल रही हूँ, केमिकल बॉन्डिंग में भी, कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो जितनी ज्यादा होती है वो उतना ही ज्यादा अच्छा सॉल्वेंट होता है, पोलर होता है। सुनाई दे रहा है ना? हाँ मैम। हाँ, तो यहाँ पे वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब अपन इसको वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं,
क्योंकि वो सबको अपने इसमें घोल लेता है। तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है। तो देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में रिलेशन क्या है आपका? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ये जितना ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही, जितना कम होगा वो अपने आयंस में उतना ही ज्यादा डिसोसिएट होंगे। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज होगी या कम होगी? अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज होता है तो हायर द वैल्यू ऑफ dielectric constant, more will be the DOI। तो आपका सॉल्वेंट, ये तो पता ही है कि सॉल्वेंट पोलर होना चाहिए, लेकिन अगर A, B, C, D 4 सॉल्वेंट है तो इनमें से सबसे ज्यादा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन किस में होगा? तो डिपेंड करता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका ज्यादा होगा। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन उसमें उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर? हाँ मैम। दूसरा है मेरे पास में, मतलब थर्ड जो अफेक्ट है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन मतलब क्या? इट्स काइंड ऑफ डिसोसिएशन, है ना? हाँ मैम। डिसोसिएशन ही हो रहा है ना। और डिसोसिएशन के लिए डेल्टा एन जी क्या होता है? ओ सॉरी, आपका जो डेल्टा एच है वो क्या होता है? नेगेटिव। मतलब ये कौन से टाइप की रिएक्शन है? एंडो एक्सो। तो एक्सो। एक्सो होगा। नहीं, एंडो होगा मैम। बेटा किसी चीज को तोड़ना है तो तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी ना। एनर्जी देनी पड़ेगी मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। मैम स्क्रीनशॉट निकालना बाकी। पॉजिटिव होगा मैम। स्क्रीनशॉट काय के लिए? अरे ओस्टोवर्ल्ड से मैं नोट्स पहुंचा दूंगी भाई, डोंट वरी। मैं ये बोल रही हूँ डिसोसिएशन मतलब आयनाइजेशन किस टाइप की रिएक्शन है? मतलब आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक होगी। और एक्टोथर्मिक, अगर एंडोथर्मिक है तो मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? तो ऑन इंक्रीजिंग बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर DOI भी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है। तो पहला फैक्टर कौन सा था हमारा? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। दूसरा क्या था हमारा? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तीसरा क्या है? टेम्परेचर। नेक्स्ट है हमारा डाइल्यूशन। तो अभी अगर आप चीजों को डाइल्यूट करते हो तो अल्फा और कंसंट्रेशन में ये रिलेशन आया था। तो कंसंट्रेशन कम करोगे मतलब डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, तो ऑन डाइल्यूशन हमारे लिए अल्फा क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। तो DOI इंक्रीज होगा। क्लियर? हाँ मैम। हाँ, लेकिन ध्यान रखें कि आप बोलोगे कि मैंने तो बहुत 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 ही डाइल्यूट कर दिया, इन्फिनिटी तक लेके चला गया, फिर तो क्या DOI बहुत बढ़ जाएगी? बताओ। इन्फिनाइट पे क्या होगा? हाँ मैम, बढ़ती रहेगी। बढ़ती नहीं रहेगी बेटा। एक बार इन्फिनाइट मतलब नीचे आपका मतलब अगर ये हो गया ना कि पूरा ही डिसोसिएट हो गया, पूरा ही डिसोसिएट हो गया, मतलब आपके पास में तो फिर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस बताया था वैसा नहीं हो जाएगा। समझ रहे हो? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो रहा था मेरे पास में? NaCl के केस में
ये जीरो हो गई थी कंसंट्रेशन इसकी, अगर इसकी कंसंट्रेशन जीरो हो गई तो इक्विलिब्रियम में खत्म हो गया ना फिर तो। हाँ मैम। तो मेक इट अ पॉइंट कि एट इंफिनिटी infinite dilution a weak electrolyte behaves like a strong electrolyte। ये सबसे काम का पॉइंट है इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग में, सबसे काम का है ना, क्योंकि यहीं पे गलती करेंगे हम। अगर ग्राफ की बात करें अल्फा और कंसंट्रेशन के बीच में, तो क्या बनेगा इस रिलेशन से? बताओ जल्दी। बताना यार भाई जल्दी से। अभी तुम लोग को ग्राफ के लिए पूछते हैं तो एकदम नील बटे सन्नाटा क्यों हो जाता है रे जे वालों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल में किस टाइप का ग्राफ बनता है? डाउनवर्ड्स। रेक्टेंगल हाइपरबोला, यहाँ पे एक हाइपरबोला बना नहीं है ना, एक मिनट। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? हाँ मैम। अभी तक की सारी चीजें? हाँ। अब देखो क्वेश्चंस, डीपीपी दिखाई दी? क्वेश्चन दिखाई दिए? हाँ मैम। हाँ, पहला क्वेश्चन देखना जरा। पहला क्या मतलब 1 से लेके 5 तक करो। मैम ग्रुप पे सेंड किया। हाँ बच्चे, मैम क्वेश्चन नहीं दिख रहे, बोर्ड ही दिख रहा नहीं है। दिख रहा है मैम अभी। वही तो मैं पूछ रही थी बेटा अभी कि क्वेश्चन दिख रहे हैं क्या? मैम आपने बोर्ड प्रेजेंट किया है, स्क्रीन नहीं प्रेजेंट की है। ओ अच्छा, मेरे को लगा कि वो उसको प्रेजेंट करने से ये भी प्रेजेंट हो गया ऑटोमेटिकली। नहीं, बोर्ड के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा 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 अच्छा, दिखेगा दिखेगा। अब हाँ आया। हाँ, अब देखो। हाँ। कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HCO माइनस, तो हो जाएगा हमारा कॉन्जुगेट एसिड H2CO3 आया।
पहले का आंसर क्या है अपना ए, सॉरी बी, और दूसरे का ही आ गया। तीसरा क्वेश्चन डी डी आएगा। डी आया सबका? हाँ मैम। क्वेश्चन नंबर 4, H2PO4 माइनस कॉन्जुगेट एसिड, इसका कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस दोनों ही पूछ लिया ना? बी बी ऑप्शन। बी। बॉम्बे? हाँ मैम। हाँ मैम बी। क्वेश्चन नंबर 5, पूरा नहीं दिखाई दे रहा, 1 मिनट है ना। मैम ऑप्शन ना दिख। हाँ वही 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 कर रही हूँ, वही कर रही हूँ। HPO4 -2। अब देख, ए। conjugate base of H2PO4 माइनस आया ए। हाँ। क्वेश्चन नंबर 6, लुईस एसिड का एग्जांपल क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, अमोनिया, पायरिडीन, एमिन्स, इन सबके पास तो क्या है, लोन पेयर है ना? तो हमारे लिए आंसर क्या होगा? लुईस एसिड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, वैकेंट पी। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ मैम। अभी बताया था क्लास में इस टाइप से। OH-। ध्यान से, हाइड्रोनियम बोल रहा है ना, हाइड्रोनियम मतलब H2O। H2O+ बोल रहा है। वाटर वाटर आएगा। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8, BF3 एसिड है किसके अकॉर्डिंग? लेविस। आया? नेक्स्ट, which of these is least likely to act as a Lewis base? लीस्ट, ये आपका, इसको BF3 करो, BF2 कुछ नहीं होता। तो याद है यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होती है BF3 में। हाँ। 10, H2O। मतलब E। हाँ। 11, डी। प्रोटॉन को क्या बोलेंगे? ए आएगा शायद। नहीं नहीं नहीं, the acid that result when a base accept a proton is called। हाँ सॉरी, डी। पहली आया। क्वेश्चन नंबर 12,
NO3 माइनस। और किसी की आवाज क्यों नहीं आ रही भाई? ट्वेल्व का आंसर क्या है? आगरा। स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस। नेक्स्ट। मैम क्या है उसका? स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस जो सबसे कम अनस्टेबल होगा। जिसपे नेगेटिव चार्ज। अच्छा कॉन्जुगेट बेस बोल रहा है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब वीक एसिड। डी। क्वेश्चन नंबर 13। conjugate acid of NH2 is, क्या क्वेश्चन नंबर 1 के उल्टा है? हाँ। या वैसे ही है। क्या था क्वेश्चन नंबर 1 आपका? conjugate acid of NH2 माइनस। हाँ क्वेश्चन ही रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14। प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। वीक एसिड देख लो।